तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कहे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरी तरह से जो है हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि कहीं से आपको जो है कोई क्वेश्चन छूट पाए। तो आपको वन शॉट क्लियर करना ही होगा, ठीक। तो आप वन शॉट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप हर क्वेश्चन का जो है जवाब आप देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम चले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में चले, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में चले। तो ये हमारे क्लास 10th का जो है रसायन विज्ञान का फर्स्ट जो है चैप्टर है ना। उसके बाद जो है अम्ल, भस्म और क्षार वगैरह ये सब है, लवण वगैरह। उसके बाद धातु अधातु है ना, कार्बन यौगिक है, वर्गीकरण वगैरह ये सब है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए, इससे पहले हम पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि हमको क्या क्या चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा ना, तो लगभग आपको चैप्टर समझ में उतना नहीं आएगा। लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझ में ना आए, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर बेसिक क्लियर है, 9th आप क्लास किए हैं, तो आराम से जो है आप इस वीडियो को बढ़िया से वन शॉट क्लियर कर सकते हैं। और नहीं भी किए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हम सारे बातों के इसमें जो है हम डिटेल से बताते चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो चीज का जरूरत होगा हम बताएंगे। डरना नहीं है, लड़ना है पढ़ाई से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको जो है इस शिक्षा को ग्रहण करके पी के दहाड़ना है क्लास 10th में। टेंशन नहीं लीजिए, हम बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम बेसिक बता देते रहे। आपको सबसे पहले जो है बेसिक में आपको 1 से 30 तक आपको सबसे पहले तो आपको अथी याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं याद है ना, नहीं याद है तो आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, ठीक। आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। नहीं याद होगा ना तो कमेंट में हमको बताइएगा कि सर हाँ नहीं याद हुआ है। मैंने इस तरीका से बताए हैं ना, नर्सरी के बच्चा अगर उसको बताएंगे ना तो याद कर लेगा, ऐसा बताए हैं। टेंशन नहीं लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम बताएंगे इसमें, ठीक, उसका टेंशन नहीं लेना है। कंपाउंड नेम, इसका भी जो है लिंक है। कलर ऑफ कंपाउंड 15 को कम से कम आपको याद रखना होगा कि कौन सा जो है कंपाउंड का कौन सा कलर होता है। उसके बाद आपको जो है बैलेंसिंग करना है, तो हमें इसी में सिखाएंगे। उसके बाद आपका है टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी हम इसमें बताएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें बताएंगे। पीरियोडिक टेबल इसमें आपका नहीं है, वो जो है आपका अगला चैप्टर में है, तत्वों के वर्गीकरण में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो हमारा ये सब क्लियर हो गया, ये सब देखिए, तो ये सब क्लियर हो गया हमारा। बैलेंसिंग वगैरह, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब हमको, ये जो है ये हमको बाद में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चले, तो हमको थोड़ा केमिकल रिएक्शन में जाने से पहले थोड़ा हम सिंबल बता देते हैं, सिंबल क्या क्या होता है। ऐसे तो बीच में हम बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर सिंबल जान लेंगे ना आप, बहुत अच्छा से जो है आप क्लियर कर लेंगे। तो सिंबल में हम देखें तो सबसे पहले हमारा सिंबल आ जाता है तीर का निशान का। तो ये जो है अभिकारक का जो है दिशा बताता है कि उत्पाद किस दिशा में बना है, तीर का निशान। बात समझ रहे हैं। उसके बाद LHS रिएक्टेंट यानी अभिकारक रहेगा आपका। उसके बाद RHS उत्पाद रहेगा। गैस निकले तो समझ जाइए कि ऐसे तीर का ऊपर निशान देना है। PPT निकले यानी अवक्षेप निकले तो इधर नीचे निशान देना है। अगर उसको हीट देना है, हीट देना है तो आपको ऐसे जो है कर देना है। बात समझ रहे हैं। अगर आपको वहीं पे सॉलिड देना है, सॉलिड, तो आपको जो है सॉलिड देना है तो आप जो है क्या कीजिएगा, एस लिख के जो है पोस्ट में लिख दीजिएगा। अगर आपको लिक्विड देना है तो लिक्विड को एल लिख के पोस्ट में कर दीजिए। अगर आपको गैस देना है तो गैस को जो है आप इस तरह लिख दीजिए। अगर आपको जो है जलीय विलयन देना है तो एक्वस लिख दीजिएगा, AQ पोस्ट में कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्लियर। आगे आते हैं हम लोग। तत्वों के नाम जो है देखिए यहाँ पे
सब लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अपना। रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे सबका जो है हम वीडियो दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है सबका हम दिए हैं। ये सब बेसिक है, और इसमें बेसिक अगर बनाएंगे तो ये वीडियो हो जाएगा 3 घंटा का, कम से कम 2 से 3 घंटा कंफर्म है हो जाएगा। तो इसमें हम नहीं बता पाएंगे आपको। जो टॉपिक है, जो आपका जो है कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वही हम बताएंगे। ठीक, चलिए हमारा पहले चैप्टर 1 का जो है सूची देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है टॉपिक हमको पढ़ना है एक चैप्टर में। तो आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना कुछ नहीं है, टॉपिक आपको सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं इसका समीकरण पढ़ना है। उसके बाद इसका क्रिया विधि वगैरह ये सब पढ़ना है ना। उसके बाद भस्म, अम्ल और लवण जो है किस प्रकार का होता है इसको पढ़ना है चैप्टर में। उसके बाद जो है आपको धातु अधातु पढ़ना है। उसके बाद कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ना है, तत्वों के वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, प्रायोगिक। ये आपका चैप्टर में है 7 वो कम से कम चैप्टर है। लेकिन आपका जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, स्पेशली चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, तो इसका देखिए कौन कौन से जो है टॉपिक है। इसका टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो 9th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया और क्रिया विधि। ठीक है, इसका क्रिया विधि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता बताएंगे, रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका, नियम, लाभ, है ना। उसके बाद उसका सूचना क्या होता है ये सब बताएंगे। उसके बाद संतुलित करने को सिखाएंगे आपको। उसके बाद जो है आपको रासायनिक समीकरण के जो लाभ होता है, सीमाएं होता है, सूचना होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अभिक्रिया का टाइप, केमिकल रिएक्शन का जो है टाइप पढ़ना होगा। उसके बाद दहन और ज्वाला क्या है, यानी कम्बशन और फ्लेम क्या है। ठीक, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहले देखे तब परिवर्तन हमको देख लेते हैं, यानी चेंजेज। चेंजेज हम लोग देखे तो चेंजेज 2 टाइप का होता है। चेंजेस कितने टाइप का होता है, यानी परिवर्तन कितने टाइप का, 2। एक भौतिक होता है तो एक रासायनिक होता है। एक भौतिक होगा तो एक रासायनिक होगा। तब भौतिक में होता है कि कोई पदार्थ हम जो है मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, या कुछ भी उसके साथ करते हैं भौतिक रूप से, तो वो जो है नया पदार्थ का निर्माण बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वही रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, अगर आप किसी चीज में अभिक्रिया कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं या वियोग कर रहे हैं, तो वो जो है किसी ना किसी एक नए पदार्थ का निर्माण जरूर करेगा जो पहले वाले गुण से बिल्कुल अलग होगा। ये जरूर होता है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें रासायनिक प्रक्रिया, सॉरी रासायनिक परिवर्तन में देखें तो इसमें नया निर्माण होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वही मोमबत्ती का जो है पिघलना, ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, तो रासायनिक परिवर्तन में जो है उसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखें हम, अगर हम कोई आग लगाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें देखिएगा ऑक्सीजन का जरूर संयोग होता है। और जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो जो है कार्बन का रूप में, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो है हमारा ऊपर जो है कार्बन मोनो और ऑक्साइड मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला के ऊपर जाता है, जिससे हमारा ओजोन परत में छिद्र भी हो रहा है, होता है ना। तो ये निर्माण किया कि नहीं, एक जो है काले कार्बन का निर्माण किया कि नहीं, बिल्कुल किया। संयोग किया कि नहीं, बिल्कुल किया, ऑक्सीजन का संयोग किया। अब वहीं पे आप कहा कि ये पिघलाइए था, तो पिघलाइए क्या कहते हैं, ठोस से जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ कुछ होने वाला है ना, तो समझ गया। उसके बाद आपका जो है कागज का फटना, कागज को आप फाड़िएगा तो कौन पदार्थ का निर्माण करेगा, नहीं करेगा। वही अगर देखें कागज को जलाना, तो हाँ निर्माण कर देगा। क्यों निर्माण करेगा, अवक्षेप तो हमारा राख बचिए जाएगा, वो अलग वाली बात है। लेकिन वो जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करके कार्बन का जो है निर्माण कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। प्लास्टिक जलाइएगा तो कार्बन मोनो का अथी कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये होता है। वही देखे हम साग को कतरना, साग हम खरीद के बाजार से ले आते हैं, साग सब्जी, उसको कतरते हैं, तो क्या वो दूसरा निर्माण हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। निर्माण होता है, नहीं होता है। वही देखे आटा चक्की, आप गेहूं पिसवाने जाते होंगे, तो गेहूं पिसवाने जाते होंगे तो वो बहुत प्रेशर से जाते होंगे, हमको मालूम है, क्योंकि अक्सर बच्चा सब नहीं जाता है ना, लाज लगे तो गेहूं पिसवाओ ना जा, कहीं पहलगी वाली 100 देख लिया तो वो अलग टेंशन हो जाता है। क्लास में वो सब क्या करेगा,
फुदुर फुदुर बतियाएगा, अरे ओकरा का देख रहे यू आटा पिसवा जाइए लोग। इस तरह का जो है बिहेव होता है क्लास में। 7वां 8वां 9वां 10वां में रहिएगा तो थोड़ा शर्म लगता है। आप जब मैच्योर हो जाइएगा तो कुछ शर्म नहीं लगता है। मैच्योर हो जाइएगा तो कुछ नहीं स्टाइल आपको अच्छा लगेगा, कोई चीज जो है आपको अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ आपको जो है एक नशा छायल रहेगा माइंड में कची कि नहीं हमको सक्सेस होना है, किसी भी प्रकार से सक्सेस होना है। जब सक्सेस हो जाएंगे तो ये जो है तितलियां हमारे ऊपर जो है ऑटोमेटिक जो है मंडराती रहेगी। जब चाहेंगे जिसको फूक मार के जो है बेलगा सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो इस तरह का जो है बिहेव मैच्योर होने के बाद हो जाता है। लेकिन अभी आप लोग 10th में हैं तो अभी उतना मैच्योर नहीं होंगे जितना 12th वाला मैच्योर होगा, ग्रेजुएशन वाला मैच्योर होगा, एमए वाला मैच्योर होगा, है ना। तो इस समय के अनुसार सबका जो है मैच्योरिटी बढ़ता है। अब देखिए इसमें स्पंज का जो है अवशोषक, ये भी नहीं हो पाता है। पानी को गरमाना, ये भी नहीं हो पाता है। जैसे पानी को गरमा रहे हैं तो कोई पदार्थ का निर्माण कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वही देखिए मोमबत्ती को जलाना, रासायनिक अभिक्रिया में देखिए मोमबत्ती को जलाइएगा तो ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करेगा। दही को जमाइएगा तो रिएक्शन करेगा। लैक्टोबैसिलस नामक एक जो है कहे तो अम्ल जो है जब मिलेगा, कीड़ा जब आएगा, लैक्टिक अम्ल आता है। जब लैक्टिक अम्ल से जो है जब रिएक्शन करेगा तो वो जो है थक्का बन जाता है। और जब थक्का बनेगा तो वह दही हम लोग खाते हैं। उसमें देखिएगा कीड़ा खदर 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 कीड़ा चलते रहेगा। उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें खदर 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 कीड़ा जो है चलता रहेगा। तो वो जो है अच्छा कीड़ा होता है जो हमारे शरीर को लाभदायक पहुंचाता है। लेकिन वही कीड़ा अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाए तो वो कीड़ा बीमार हो जाएगा और वो जो है क्या हो जाएगा, वो खराब कीड़ा हो जाएगा और वो हमारे शरीर को जो है हानिकारक प्रदान करने लगता है। जैसे आपको बाल झड़ रहा, अगर बाल झड़ रहा है ना तो आप कीजिए सबसे पहले एक जो है पीतल का बर्तन लीजिए, उस पीतल के बर्तन में दही को जमाइए और उस दही को 4 5 6 दिन रख दीजिए जब तक उसमें फुफुंद ना आ जाए। और फुफुंद आ जाएगा ना तब उस दही को जो है खट्टा हो जाएगा, खूब अम्लीय हो जाएगा। उस दही को आप सिर में रख के मसाज कीजिए। आपका जो है बाल झड़ना, रूसी, जितनी भी प्रक्रिया है ये सब जो है बंद हो जाएगा। कहा समझ रहे हैं? तो ये सब अम्ल का गुण है, अम्ल का गुण होता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, कागज का जलना बता दिए। जंग लगना, जैसे देखते हैं फेरस प्लस ऑक्साइड मिलके फेरस ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मिलके ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला देता है, बन जाता है। तो ये एक रिएक्टेंट हुआ कि नहीं, रिएक्शन किया कि नहीं, हवा से रिएक्शन किया कि नहीं। फेरस लोहा जिसको कहते हैं, जैसे जंग ध लेता है तो वो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल के साथ मिश्रण करता है, क्या होता है हमारा जंग ध लेता है, तो बिजिया जाता है, जिसमें भार उसका जो है बढ़ जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि जंग लगने पर भार घटेगा कि बढ़ेगा, तो कहिएगा बढ़ेगा। लेकिन वही जब जंग को हटा दीजिएगा तो भार घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, खाना का पचना। खाना जब हम लोग खाते हैं तो पेट में जाता है ना तो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल का जो है स्रावित होता है हमारे पेट के जो है सतह से। और वही जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पचाने का, खाना को पचाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं, नैन मटका। अच्छा हाँ, नैन मटका भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? जब एक नजर दूसरे नजर से मिलता है तो अंदर जो है एक प्रकार का जो है रसायन का स्रवण होता है। अब वो नैन मटका जो है किस प्रकार से हो रहा है, आपके अंदर प्रवृत्ति कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, जैसा जैसा जो है आप सोच के माइंड थॉट करके, आपका जो है थॉट जिस प्रकार से जो होगा नैन मटका में होगा उसी प्रकार से आपका जो है रसायन का स्रवण होगा, उसी प्रकार से आपका जो है एंजाइम स्रावित होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये अलग वाली बात है, नोट्स में लिखा गया है। चलिए कैसे कि समझिए, जैसे मान लिए डिटेल से समझा देते हैं जब समझिए। जैसे नैन मटका है, नैन मटका है तो नैन मटका जब एक नजर दूसरे नजर पे दिखता है तो उसके अंदर एक फीलिंग जगता है कि नहीं, तो एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। और वही फीलिंग से जो है धीरे 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 जब लव हो जाता है, लव हो जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है कि नहीं। ब्याह शादी होता है, ब्याह शादी होने के बाद जो है एक शिशु का जो है जन्म होता है, एक नया उत्पाद का जन्म होता है, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना।
एक लड़का एक लड़की मिल रहा है तो परिवर्तन तो देखने को मिलेगा। जब निषेचन होगा, फिलोपियन ट्यूब में जो है निषेचित होगा, शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो ऑटोमेटिक है शिशु का निर्माण होगा। तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए नैन मेटाका जो है हमारे पीडीएफ में लिखाया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमारा अगला जो है टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है इसको समझिए। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक पदार्थ मिल रहा है दूसरे पदार्थ से, संयोग कर रहा है और संयोग से एकदम नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है जो बिल्कुल उससे अलग है। जैसे H2O, H2O तो ई निर्माण होगा कथी, जल का। H2+O जब मिलाएंगे तो जल का निर्माण होगा कि नहीं, H2O। तो देखिए तो ये जो आपका तत्व है, ये तत्व है जो ये जलन है, जलन करता है, ये जलने वाला है, हाई जलाने वाला है, हाई बुझाने वाला है, हाई जलने वाला है, हाई जलाने वाला है, हाई बुझाने वाला है। देखो तो तीनों जो है तत्व का जो है गुण बिल्कुल अलग है कि नहीं। तो यही तो कहता है कोई एकल पदार्थ या फिर एक से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करता है, मिलता है, तो एक जो है भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? यही जो है क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गया? अगर वही एकल पदार्थ का है, सर आप एकल पदार्थ का बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? तो जब हम क्या करते हैं H2O में, H2O हमारा एकल पदार्थ हो गया, अभी एकल यौगिक हो गया, इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। वियोजन अभिक्रिया में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो देखिएगा हाइड्रोजन जो है इन्हें कैथोड ओरी चल जाएगा, ऑक्सीजन जो है उन्हें एनोड ओरी चल जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी दिए। तो ये वियोजन हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे में जो है अलग हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो एक पदार्थ से जो है अलग हुआ कि नहीं, तो ये भी तो अभिक्रिया ही आएगा ना, जिस अभिक्रिया का नाम हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वियोजन डिकम्पोजिट रिएक्शन, है ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, इस अभिक्रिया में दो टाइप हो सकता है। इसका दो टाइप होता है, एक अभिकारक होगा, एक जो है प्रतिफल होगा। तब प्रतिफल में होता क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया है, इसका जो है आपका दो टाइप होगा। दो टाइप में एक होगा आपका कि रिएक्टेंट होगा यानी अभिकारक होगा, एक होगा कची आपका प्रोडक्ट होगा। एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट में होता है कि भाग कोई पदार्थ ले रहा है तो रिएक्टेंट हो गया यानी अभिकारक हो गया। अब उस भाग से जो है एक कोई पदार्थ निकल रहा है वो अभिकारक हो गया, सॉरी उत्पाद हो गया यानी प्रोडक्ट हो गया। जैसे आपका शादी ब्याह हुआ तो आप जो है शादी ब्याह में भाग लिए तो आप अभिकारक हो गए। और शादी ब्याह होला के बाद जो है आप एगो जो है बेबी को जो है जन्म दे दिए, तो एक उत्पाद आया कि नहीं 9 महीना बाद, तो वो क्या कहलाया, प्रोडक्ट कहलाया। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इसका उदाहरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद जो है HCl यहाँ पे देख लीजिए, CaCO3, ये सब जो है वियोजन का है, देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत फायदा करेगा। और नहीं तो हम लिंक में देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में देंगे हम। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। क्रिया विधि समझिए काची होता है, माने रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि होता है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं, एक लेते हैं अणु, और उस अणु के अंदर जो है छोटा छोटा परमाणु रहेगा, छोटा छोटा परमाणु रहेगा। आपको मालूम है एक गुण वाले तत्व, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है अणु है, और उसके अंदर जो है क्या है, परमाणु। ये अणु है और उसके अंदर क्या है, परमाणु है ना। तो परमाणु जो है सबसे सबसे कहे तो छोटा होता है, अणु जो सबसे बड़ा होता है। पदार्थ का सबसे बड़ा अणु ऐसी है, जो पदार्थ है, पदार्थ का सबसे बड़ा जो कण है वो अणु ही कहलाता है। अब पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ अणु बड़ा है कि छोटा है, तो कहिएगा अणु बड़ा है, परमाणु से अणु बड़ा है, लेकिन अणु से जो है परमाणु क्या है, छोटा है।
बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए परमाणु होता है ना, परमाणु का आबंध जो है एक दूसरे में जकड़ के बंधले रहता है, तो वो जो है अणु का निर्माण। जैसे ठोस देख लीजिए, तो ठोस जो है इसका अंतराण्विक बल जो है आपस में जो है जकड़ा हुआ है, तब ना एक लंग है। तो उसी प्रकार परमाणु भी होता है, एक साथ जकड़ के जो है एक अणु का निर्माण करता है, लेकिन उसमें जो है हम किसी प्रकार का जो है इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, किसी प्रकार का उष्मा देते हैं, किसी प्रकार का जो है ताप देते हैं, तो वो जो है वियोजित हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका अणु का आबंध जो है सॉरी परमाणु का जो है आबंध टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, डिकम्पोजिट हो जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, सबका जो है टॉपिक हम लिखवा दिए, वही टॉपिक होगा। क्रिया विधि होता क्या है समझिए। क्रिया विधि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसका कैसा कैसा क्रिया है, तो क्रिया कैसा कैसा होगा, वो जो है आपको तापक्रम में परिवर्तन दे देगा, गैस में जो है उत्पादन कर देगा, गैस का उत्पादन कर देगा, ताप का जो है परिवर्तन कर देगा, ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा, रंग में परिवर्तन कर देगा, अवक्षेप बना देगा, उदासीनीकरण कर देगा। ये सब क्या है, एक अभिक्रिया की क्या है, विशेषता है, एप्लीकेशन है ना। समझ गए? तो देखिए हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए गैस का उत्पत्ति कैसे होता है। जैसे आप क्या कीजिएगा, एक जस्ता को लीजिए, एक जो है आप कथी जस्ता को लीजिए, और उस जस्ता में जो है आप HCl मिला दीजिए, HCl, हाँ HCl मिलाइएगा ना, तो देखिएगा उसमें गैस का उत्पादन होगा। एक बार मिला के जो है, जब डिजिटल बोर्ड मेरे पास आ जाएगा तो आपको जो है मिलाकर हम दिखाएंगे। अभी तो हम मोबाइल से काम चला रहे हैं, डिजिटल आ जाएगा हम मिला के दिखाएंगे। अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, मेरे पास सुविधा भी नहीं है। तो आप कॉपर को यानी जस्ता को, दानेदार जस्ता को लीजिएगा और उसके बाद उसमें HCl मिला दीजिएगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ भी मिला सकते हैं। और जब मिलाइएगा ना तो एक देखिए गैस का निर्माण करेगा। उसके बाद आप चाहें तो सोडियम को कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ले लीजिएगा और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HCl में मिला दीजिएगा। उसमें भी देखिएगा कि एक जो है हाइड्रोजन का जो है निर्माण होकर ऊपर निकलेगा गैस के रूप में। समझ गए? अगला देखिए अवक्षेप। अवक्षेप मतलब होता कुछ नहीं है, अवक्षेप का मतलब होता है एक गाढ़ा कलर का सफेद ठोस पदार्थ का बचना। जैसे हम क्या किए, हम क्या किए हम क्या किए, एक सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक, सोडियम क्लोराइड को लेके और उसके बाद हम क्या किए, उस विलयन में सिल्वर का जो है एक, सिल्वर का जो है एक क्या किए मिश्रण कर दिए। ठीक, हम क्या किए, सबसे पहले Na ले लिए, आप प्लस सोडियम Na ले लीजिए, सॉरी सोडियम क्लोराइड ले लिए और सिल्वर जो है क्लोराइड ले लिए। ठीक, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। चलिए दिख रहा है ना मुझे, चलिए हम लेते हैं पहले सोडियम क्लोराइड, पहला पदार्थ हमारा है। अगला लेते हैं हम सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाइएगा ना, तो एक जो है आपका सोडियम, सॉरी क्या हो गया है हमको आज, सिल्वर क्लोराइड जो है आपको एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं? सोडियम क्लोराइड को आप लीजिएगा और सिल्वर नाइट्रेट से आप मिश्रण कराइएगा, तो आपको जो है एक सिल्वर जो है क्लोराइड के रूप में एक जो है दही जैसा ठोस अवक्षेप उजला कलर का प्राप्त होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप का बनना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। उसी प्रकार जो है बेरियम क्लोराइड को ले लीजिए और बेरियम क्लोराइड को लेके अब क्या कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिला लीजिए। तो अनुमाने क्या पतला होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मल थोड़ा ना होना चाहिए, उसको मिला दीजिए। तो आपको देखिएगा एक सफेद कलर का एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। क्या होगा, सफेद कलर का एक अवक्षेप में प्राप्त होगा। अगला देखते हैं रंग में परिवर्तन देखते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, एक पोटेशियम को ले लीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट को ले लीजिए और क्या कीजिए, उस पर थोड़ा नींबू का रस गाड़ दीजिए। तो वो बैगनी कलर का पोटेशियम वो क्या करेगा, उड़ जाएगा, उसका जो है मतलब रंगे उड़ जाएगा, एकदम उड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? बैगनी कलर का जो रंग है वो उड़ जाएगा। वही आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले लीजिए,
और उसमें क्या कीजिए आप उस विलियन में उसके जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो है विलियन में आप क्या कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो है प्रवाह कराइए। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कीजिए प्रवाह कीजिए, माने उसमें डालिए उस विलियन में। किस विलियन में? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो है विलियन में डालिए। जब डालिएगा ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलियन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड जब डालिएगा तो वो जो है रंग में चेंजिंग करेगा, रंग नहीं उड़ेगा, वो क्या करेगा नारंगी से हरा हो जाएगा। कौन से हरा हो जाएगा? नारंगी से हरा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं ताप में परिवर्तन। आप जो है घर और पुताता है, पहले के जमाना में घर पुताता था तो हम क्या करते थे चूना पत्थर लाते थे, चूना का रंग लाते थे, उसमें जो है हम क्या करते थे H2O यानी पानी मिलाते थे। जब पानी मिलाते थे ना तो देखिएगा वो जो है खदकने लगता था, उबलने लगता था। क्या होने लगता था? उबलने लगता था। क्या होने लगता था? उबलने लगता था। और वो जो उबल कर उष्मा का जो है उत्सर्जन करता था। तो देखिए तो ताप में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, ताप निकल रहा है कि नहीं, तो ताप में परिवर्तन आपको देखने को मिला कि नहीं। तो यही तो अभिक्रिया का एक गुण आ जाएगा, विशेषता आ जाएगा। वही देख लीजिए आगे आप ले लीजिए अमोनिया को ले लीजिए। अमोनियम क्लोराइड को क्या कीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या कीजिए मिला दीजिए। और जब मिला दीजिएगा ना अमोनियम क्या कीजिएगा क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिला दीजिए और उसके बाद तक जाके छुइया, आपको लगेगा आ हा जन्नत में चल गई 72 हुरल। आपको एकदम बढ़िया अनुभव मिलेगा, कहेगा वाह ऐसा न जगह जो है हमारा कहीं नहीं मिलेगा। खासकर गर्मी के दिन में इतना ठंडक महसूस होगा कि एसी फेल कर दे। जब अमोनियम क्लोराइड को आप मिलाइएगा किसके साथ? बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ऑटोमेटिक आपको ठंडक महसूस होगा। तो ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। आगे आते हैं, इसको उष्मा शोषी भी कहते हैं। उष्मा का शोषण करता है मैंने गर्मी का जो है शोषण कर लेता है और उसको क्या कहते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं। ध्यान से अब देखिए अवस्था में परिवर्तन। जैसे एक मोमबत्ती ठोस अवस्था में है, जब उसके साथ दहन कराते हैं ऑक्सीजन का संयोग करा के, ऑक्सीजन में ना दहन होता है जी, तो बिना ऑक्सीजन के दहन कहाँ से होगा? जब दहन कराते हैं तो देखिएगा वो जो है पिघलने लगता है, द्रव में परिवर्तन होता है तथा गैस में भी परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक ठोस पदार्थ द्रव में भी परिवर्तन हो जा रहा है और गैस में भी परिवर्तन हो जा रहा है, तो आपको अवस्था में परिवर्तन नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर वही देखिए एक बर्फ का सिल्ली ले लेते हैं और उसको जो है हम क्या करते हैं उष्मा में ले जाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अगर वही ठोस को द्रव में परिवर्तित न करके डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं उष्मा गैस में परिवर्तित होता है, हाई टेम्परेचर देंगे या फिर द्रव को जो है थोड़ा जो है टेम्परेचर देंगे वो वाष्पीकरण जो है होने लगेगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो कच्ची में हुआ अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब देखिए हमारा आ गया केमिकल रिएक्शन तो हो गया। अब केमिकल इक्वेशन पाते हैं। इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले हम जानकारी दे दे कि आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे x + y = 20 या फिर x + y = 10, कुछ भी पढ़े होंगे ना। तो यही तो एक समीकरण का रूप है जी। दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, x + y = 20। जैसे विलोपन विधि आप लोग निकाले होंगे, प्रतिस्थापन निकाले होंगे, ब्रज निकाले होंगे, इस तरह का निकाले हैं ना, ग्राफीय विधि से निकाले। तो उसमें एक x और y का प्रयोग करते हैं ना जी। तो एक्स वाई देखिए था, एक्स वाई और 20 देखिए था, दो चर में आ रहा है कि नहीं? एगो अचर एगो चर आ रहा है कि नहीं? तो रैखिक समीकरण हमको पढ़ना। तो रैखिक समीकरण हुआ कि नहीं? x + y = 20 एक रेखा में है कि नहीं? तो उसी प्रकार जो है समीकरण हम लोग इसमें भी बनाएंगे। तो तत्व का जो है ना, तत्वों का संक्षिप्त नाम, जैसे आपका नाम जो है राम हो गया, तो राम का जो है RAM, जय श्री राम, RAM, राम का नाम लीजिए, राम का नाम लेते रहिए, काम निकालते रहिए। जैसे हम कहा किए राम लिखे तो राम का पहला अक्षर क्या है? आर है। राम का पहला अक्षर क्या है? आर है ना? तो उसी प्रकार हम कहे बच्चों हाइड्रोजन हम करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं। तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर कथी है? ह। लेकिन वही हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं HYDROGEN। देखिए तो पहला अक्षर क्या है? H है ना। तो हाइड्रोजन का हम जो है संकेत में कथी लिखते हैं? हाइड्रोजन का संकेत में H लिखते हैं कि नहीं? तो यही तो संक्षिप्त रूप है, संकेत है।
इसी संक्षिप्त रूप को हम जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हाइड्रोजन हीलियम का देख लीजिए, H ही ले लीजिए, तो ये हो गया कि ना, हीलियम का जो है आपका H ही हो गया। तो इसी को आप जोड़ दीजिए इसी को जोड़ दीजिए, तो एक जो है नया उत्पाद के रूप में आपको मिल जाएगा। तो यही क्या कहलाया, समीकरण कहलाया। मान लिया इसको x मान लो, इसको y मान लो, और जो है आपका उत्पाद बन रहा है वो जो है आपका कीजिए कोई अंक मान लीजिए, चाहे कोई जो उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो। यानी इसको अगर कहे तो किसी भी तत्व को या किसी भी यौगिक को उसके संक्षिप्त रूप के निरूपण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के हो सकता है, दो तरह से हम उसको लिख सकते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण को जो है हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक जो है हम शब्द के अनुसार लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं, और एक जो है हम संकेतों में लिख सकते हैं। कथी में लिख सकते हैं, संकेतों में। शब्द और संकेतों में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझाते हैं। जैसे हम का के लिए H2O ले लीजिए, H2O से जो है H2O हो गया हमारा, जल बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन गया। तो देखिए तो ये जो है संकेत में बना है कि नहीं, संकेतों में है कि नहीं। वही हम देखें, हाइड्रोजन को हम ले लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जो है आपका जल बनेगा कि नहीं, जगह कम है, ये जल बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो इसको भी संकेत में लिखा है, जगह नहीं है। बात समझ रहे हैं, तो जल बन जाएगा। तो यानी संकेतों के द्वारा एक हो गया, एक शब्दों के द्वारा हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए अब समीकरण को लिखने का नियम देखिए, नियम क्या क्या होता है, इसका भी नियम क्या क्या होता है समझ लेते हैं। कोई भी चीज होता है तो उसका नियम होता है, नियम के अनुसार चलिएगा तो बहुत अच्छा होता है। तो नियम देखिए, सबसे पहले वो करता क्या है कि अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक और उत्पाद जो होता है, यानी प्रतिफल जो होता है और अभिकारक जो होता है, तो अभिकारक को संकेत जो होता है, संकेत का जो गुण सूत्र होता है, उसको हम बाई तरफ इधर देते हैं, मतलब बाई और बाई पदों में हम क्या करते हैं, उसको जो है निरूपण करते हैं संकेतों में। अगर वही हम प्रतिफल को देखें तो प्रतिफल को हम क्या करते हैं, दाई तरफ हम प्रतिफल को जो है संकेतों में निरूपित करते हैं। तो ये हमारा दो नियम हो गया कि नहीं। और उस दोनों के बीच, जैसे मान लिया कि हम हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, तो ये हमारा एक जो है तत्व, एक तत्व है, दो तत्व है, संयोग किया, ये हमारा अभिकारक है। इसके बीच में हम धन चिन्ह लगाए हैं कि ना, प्लस के चिन्ह लगाए हैं कि नहीं, बोलिए प्लस का चिन्ह लगाए हैं कि नहीं। हम देखिए था प्लस का चिन्ह लगाए हैं, बिल्कुल हम। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, उसके अगर प्रतिफल में देखें तो प्रतिफल में भी उसी तरह प्लस के चिन्ह लगाए, चाहे नहीं लगाए, जब लगाना हो तो लगाइएगा, हो सकता है इस तरह का। बात समझ रहे हैं कैसे, जैसे हम क्या किए, CaCO3 को क्या किए हम लोग, हीट दिए, हीट देंगे तो CaO में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे CaCO3 को क्या किए, हीट दिए, हीट दिए, तो ये जो है हमको CaCO3 ना, CaO प्लस CO2, CO2 में जो है हुआ कि नहीं, एक जो है गैस का निर्माण कर दिया, एक अवक्षेप का जो है निर्माण किया कि नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये दो निर्माण हो गया, संकेतों के द्वारा हो गया, ये जो है आपका जो है गैस निकल रहा है, ये भी संकेतों के द्वारा हो गया। तो प्रतिफल का गुण सूत्र और अभिकारक का गुण सूत्र, यानी उसका जो है एटॉम नंबर या फिर गुणों अणु नंबर, मॉलिक्यूल नंबर, ये सब जो है बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल बता रहा है। चलिए अब देखिए ये तो हो गया। आगे देखते हैं संतुलन करना। आप किस प्रकार से संतुलित कीजिएगा कोई भी चीज के, तो संतुलन कुछ नहीं होता है, दाएं तरफ का परमाणु संख्या और बाएं तरफ के परमाणु संख्या, दाएं तरफ के अणु और बाएं तरफ के अणु अगर जब सेम दिखने लगे, पालरा बराबर हो जाए, तो समझ जाइए कथी वो संतुलित है। अब पालरा बराबर नहीं है दोनों तरफ का, तो कथी कहिएगा, असंतुलित, अनबैलेंसिंग है। बात समझ में आ गया। तो देखिए ये किस प्रकार होता है समझिए। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं इसका जो है
हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका जो है स्पेशल वीडियो क्लास कराए हैं, एक हम इस पे समझा देते हैं। देखिए, संतुलन करना दो विधि से होता है, एक जो है हिट एंड ट्रायल अनुमानन विधि से होता है, एक जो है आपका जो है खंड विधि से हम करते हैं। ठीक, खंडन विधि से कैसे होता है समझिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे Mg प्लस HCl है, तो Mg प्लस HCl जो है मिलके बन रहा है MgCl2 प्लस H2। ई अनबैलेंस है अभी फिलहाल, लेकिन हमको इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, तो बैलेंस करने से पहले हमको क्या करेंगे, सबसे पहले Mg का लिखिए था Mg, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। अब इस सब का जो है परमाणु संख्या लिखिए था कितना कितना है अभी फिलहाल अणु। तो देखिए था Mg का एक है, हाइड्रोजन का भी एक है, और क्लोरीन का भी एक है। ठीक से नहीं देख रहा है जी, एक है। उसके बाद देखते हैं, ये ले लेते हैं। उसके बाद Mg देखिए था, इधर भी Mg कथी है, Mg देखिए, Cl2 देखिए, और H2 देखिए। यानी अगर कहने का मतलब हम कहे तो आ गया जी, रंग चेंज, हाँ, तो Mg में देखिए था, Mg में देखिए तो एगो है, आइस में दूगो है, Cl में दूगो है, हाइड्रोजन में दूगो है। तो हाइड्रोजन में देखिए तो इधर एगो है, इधर हाइड्रोजन में दूगो है, इधर क्लोरीन में एगो है, इधर क्लोरीन में दो है, इधर मैग्नीशियम में एगो है, इधर मैग्नीशियम में एगो है। तो ई तो दोनों गोरा सेम है, ई संतुलित है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, ये असंतुलित है। क्लोरीन यहाँ पर एक है, तो क्लोरीन यहाँ पर दो है, तो ये असंतुलित है। तो करेंगे कथी, कुछ करना उड़ना नहीं है, हमको जो है क्या करना है, सीधी सी बात, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा, ये आपका जो है लगभग लगभग जो है गुना हो जाएगा। तो 2, जैसे Mg तो हमारा क्लियर ना है जी, Mg हमारा क्लियर है, Mg क्लियर है ना हमारा अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ पे देखिए तो Cl2 है, यहाँ पर Cl2 था और H2 था, इधर Cl2 नहीं था, H2 नहीं था। तो यहाँ पर जब 2 से गुना कर देंगे तो हमारा H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा कि नहीं, H2 हो जाएगा जी ना, Cl2 हो जाएगा कि नहीं हमारा। तो इधर भी H2 हेले है और Cl2 हेले है, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम भी एक है। तो दोनों जो है संतुलन हो गया कि नहीं, दोनों साइड, तो दोनों पलरा जो है बराबर हो गया कि नहीं, तो ये जो है संतुलित हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया बैलेंस। 2 बज गया है ना। आगे देखते हैं, इसका पूर्ण जो है डिटेल वीडियो आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें बताएंगे, ज्यादा जो है लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, इस सूचना काफी काफी का देता है। देखिए, तो ये जो है सूचना देता है कि कोई भी अभिकारक और प्रतिफल है ना, उसका जो है संकेत का जानकारी पहला नंबर में देता है, सूत्र का जानकारी पहला नंबर में देता है। अगला, कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसका भी जानकारी देता है। दूसरा जो है अभिकारक के परमाणु संख्या और अणु संख्या कितना है, और परमाणु प्रतिफल का परमाणु संख्या और जो है अणु संख्या कितना है, इसका जो है जानकारी भी ये समीकरण देता है। अगला, प्रतिफल का जो है मोलों का संख्या और अभिकारक के मोलों का संख्या दोनों बताता है कि इसका मोल कितना है, और प्रतिफल का मोल कितना है, अभिकारक का मोल कितना है, ये सब बताता है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं आगे, दोनों तरफ यानी अभिकारक के तरफ भी और प्रतिफल के तरफ यानी प्रोडक्ट के तरफ भी, ये द्रव्यमान कितना है, मतलब मास कितना है, इसमें मास कितना है, इसका जो है जानकारी हमारा समीकरण देता है। उसके बाद प्रतिफल जो है, अभिकारक जो है गैस के रूप में है कि ठोस के रूप में है कि आयतन के रूप में है, इस सब का जो है जानकारी देता है। जैसे आप जो है बिलियन मिला, सॉरी हाइड्रोजन मिला, तो उसका जानकारी देगा। आप जो है जल मिला है, उसका जानकारी देगा कि नहीं, कौन, समीकरण। और जब उसको जानकारी में लाना है ना, अगर मान लिए आपका गैस है तो जी लिख दीजिएगा कोष्ठवा में नीचे बा उसका। जैसे H2 हमारा है, H2O, तो ये कथी है, जल है, लिक्विड है, तो यहाँ पर एल दे दीजिएगा। जब ये जल अगर ठोस में रहेगा, बर्फ में रहेगा, तो यहाँ पर एस दे दीजिएगा। जब ये जल जो है गैस में रहेगा, तो आप वहां पे जी दे दीजिएगा। भाप में रहेगा तो ये जो है अवस्था का बता देता है। लेकिन इसका भी बहुत चीज जो है
आपको बढ़िया से नियम अभी जानना होगा। ये तो हमारा जो है समीकरण का जो है एथी बता दिया कि किस प्रकार से जो है हमारा सूचना मिलता है, लेकिन नियम कानून देखिए, इसका बहुत नियम कानून है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम बता रहे हैं आपको मोल वगैरह निकालने का, एसटीपी पर आपको मोल निकालने का जो है तरीका हम बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कीजिएगा किस प्रकार से जो है अवगाद्रो संख्या का जो है प्रयोग करके हम किसी का भी मोल निकालते हैं। ठीक, एलिमेंट्स नेम किस प्रकार जो है याद करें, ये सब हम बता दिए हैं। अणुभार वगैरह, परमाणु संख्या वगैरह, परमाणु भार वगैरह, ये सब जो है कैसे निकलता है, सारा जो है डिटेल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिए हैं। सब एकाएक आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है आपके लिए। अगर आप 9th में पढ़ लिए तो कोनो टेंशन नहीं लेना है, इसको खाली कंप्लीट कीजिए, आपका जय जय रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, एलिमेंट्स नंबर है ये सब, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह निकालते हैं, ये सब है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो है हम सब सिखा दिए हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए सब। ठीक, अब देखिए आते हैं रासायनिक समीकरण का जो है क्या लाभ होता है, इसका उपयोग क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण का लाभ हम बताते हैं। रासायनिक समीकरण हम समझते हैं कि उसको संक्षिप्त में लिखने का जो है हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी तत्व या यौगिक को संक्षिप्त रूप में हम क्या कर रहे दर्शा रहे हैं, तो इसका जो है हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हम इसका लाभ बता देते हैं, लाभ होता क्या है। जैसे आप कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसका जो है जगह कम पड़ता है, संकेत में लिखिएगा तो जगह क्या होता है, कम पड़ता है। वही देखिए कागज का जो है कमी पड़ता है। वही बात जो है ये इंटरनेशनल लेवल के होता है, तब वैज्ञानिक इसको जो है जल्दी देख लेता है, जल्दी समझ आता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर देखें तो इसमें जो है द्रव्यमानों का जो है उचित हमारा गणना हो जाता है, से कितना द्रव्यमान देना है, क्या करना है, कितना मास है, ये सब का गणना हो जाता है, बता देता है। सॉलिड में है कि मास में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में, ये सब बता देता है। तो सबसे पहले तो 3 को आपको याद रखना है। पूछेगा इस रासायनिक समीकरण के लाभ बताइए, तो कहिएगा कागज का जो है कमी, स्थान का कमी होगा हमको, माने कम जगह जो है वो घेरेगा। उसके बाद जो है समय कम लगेगा। उसके बाद जो है वैज्ञानिक इसे, विश्व के वैज्ञानिक इसे जल्दी समझ जाएंगे। बात समझ रहे, क्योंकि अगर शब्दों में लिखेंगे तो हमारा भाषा अलग है, वहां का भाषा अलग है, जल्दी नहीं समझ पाएगा कोई। लेकिन अगर वही इंटरनेशनली भाषा रहेगा, इंटरनेशनल भाषा रहेगा, तो आराम से समझ लेगा। इंग्लिश तो सबतर बोला जाता है लगभग। आगे देखते हैं, मूल ज्ञात करने को कह रहा है। तो मूल ज्ञात करना है तो हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तो बता ही दिए है ना, पहले ये सब सूत्र वगैरह है, सब ज्ञात करके हम जो है बच्चों सबको ऑफलाइन में बता दिए हैं। लेकिन इसको वन शॉट बताना है तो हम नहीं बता सकते हैं अभी। सबका जो है हम बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। बहुत बार हम बोल रहे हैं, बार बार कह रहे होंगे कि सर काहेला बोल रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। बेसिक नहीं जानिएगा, जब तक आपका जो है बुनियाद बढ़िया से खड़ा नहीं होगा तो आपका मजबूती कहाँ से हो जाएगा। यही ना होता है गार्जियन का शुरू में कि बच्चों का बुनियाद खराब कर देते हैं, और बाद में जो है रोना रोते हैं कि हमारा बाल बच्चा जो है खराब निकल गया, हमारा बाल बच्चा जो है ये हो गया। कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरियां ऐसा जो होता है कि मत पूछिए। मजबूरी के कारण ही जो है लोग बदल जाते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ये सब होता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर देखें हम लोग, सबसे पहले देखें तो अब देखते हैं उपयोगी बातें, ये सब बता दिए हैं, शुरू में हम बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी बात है ना, ये सब बता दिए हैं, शुरू में बता दिए। उष्माक्षेपी और अवक्षेपी ये सब जो है बताएंगे बाद में। अवक्षेप की जानकारी, तो अवक्षेप का जानकारी कैसे, ऐसे देगा। गैस का जानकारी कैसे देगा, ऐसे देगा। बात समझ रहे हैं, तीर का निशान दे दीजिएगा, बात बराबर। दिशा का जो है किसी भी अभिकारक का दिशा कैसे देगा, तो ऐसे देगा। अभिकारक इधर रहेगा, आपका प्रतिबल इधर रहेगा, ये सब जो है आपका रहेगा। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए। अब मेन टॉपिक हमारा जो है आ गया। मेन टॉपिक जो है हमारा क्या हो गया, आ गया। मेन टॉपिक हमारा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक बस थोड़ा एक शायरी मार लेते हैं। शायरी क्या कहता है इसको देख लेते हैं। हालात ए जिंदगी सिखा देती है, हालात ए जिंदगी सिखा देती है समझदारी को, वरना बचपन किसको पसंद नहीं है। देखिए लोग कहता है कि घर के छोटा बेटा बहुत ऐश करता है, मौज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जितना बड़ा मेहनत करता है ना, उतना ही जो है
छोटा भी मेहनत करता है। बड़ा तो जो है शहर में कमाने चल जाता है, लेकिन छोटा जो है घर में रहकर घर के परिस्थितियों के साथ खेलता है, परिस्थितियों को देखता है, अपने जो है माता पिता को जो है सामने में दुख होते हुए देखता है, सामने में किसी चीज का जो है जरूरत पड़ने पर न मिलने का जो है प्रभाव भी देखता है। बात समझ रहे हैं? तो हम जो है भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बस इतना देना मालिक कि जमन बस इतना देना मालिक कि जमीन पे बैठूं तो लोग मेरा बड़प्पन समझे, ना कि औकात। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब मेरा है कि हे मालिक, मुझे इतना देना, हे गॉड, हे मालिक, हे अल्लाह, हे भगवान, मुझे इतना देना कि अगर मैं जमीन पर भी बैठ जाऊं ना तो लोग इसको बड़प्पन, मेरा बड़प्पन समझे, ना कि मेरा औकात समझे। आप समझ रहे हैं? आप बड़ा आदमी बन जाइएगा, आप फटे कपड़ा पहनिएगा तो वो समझेगा उसका बड़प्पन है, ना कि वो गरीब नहीं है, उसका औकात नहीं है। तो ये होता है। तो भगवान से आप लोग दुआ कीजिए, गोहराइए, मेहनत कीजिए कि हम इतना बड़ा आदमी बन जाए कि हमारे जो है नाम से नहीं, हमारे काम से जो है लोग हमको पहचाने। कैसे कि हमारे नाम के तो हजारों बंदा है, काम बोलता है, काम बोलता है। आप समझ रहे हैं? मोदी नाम के तो बहुत आदमी है, लेकिन मोदी का काम ना बोलता है जी। बात समझ रहे हैं? इस तरह का होता है। चलिए, परेशानियों से तो आपको सबसे पहले डरना वरना नहीं है, ठीक है। और आपका ये चैप्टर जो है, मेन टॉपिक जो है आपको समझ में इतना आएगा कि मत पूछिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, डरना उड़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं? कोई आपको जो है पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको उससे जो है डरना नहीं है। कहा जाता है ना, जी भर के जुल्म कर लो, क्या पता मेरे जैसा बेजुमान तुम्हें फिर ना मिले। आप पे के अगर कोई भी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आपका जो है गरीबी का, आपका जो है परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा है, तो सब्र कीजिए भगवान पे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप ना सब्र करने वाले हैं, आप ना सहने वाले हैं, दूसरा कोई थोड़ी सह जाएगा। तो जितना जुल्म करना है जी भर के कर लो, क्या पता मेरे जैसा बेजुमान फिर तुम्हें ना मिले ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा मोटिवेशन था, मोटिवेशन भी जरूरी है। पढ़ते पढ़ते तो आदमी तंग हो जाता है, बोर हो जाता है, तो ये भी जरूरी है ना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आपका जो है संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया जो है होता कुछ नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, संयोजन कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया भी होता कुछ नहीं है, एक पदार्थ को दो भाग में, तीन भाग में तोड़ दीजिए, वियोजित हो जाएगा, वियोजन कहला जाएगा, डिकम्पोजिट। और वियोजन हम तीन तरीका से कर सकते हैं, विद्युत के द्वारा, उष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा। विस्थापन देखिए, विस्थापन होता भी योग कुछ नहीं होता, सब हल्का। विस्थापन होता है कि एक तत्व जो है दूसरे यौगिक में जा रहा है और उसको जो है लतिया उतिया के बिलगा दे रहा है, और अपने जो है वहां पे आराम से मौज मस्ती करता है, उसको जो है हम लोग विस्थापन करते हैं। द्विविस्थापन होता है, आयनों का इंटरचेंज होता है, माने तू अपना वाली से हमरा से बात करा दे, अपना वाली से हमरा से बात कर दे। बात समझे? आयनों का इंटरचेंज है, माने तोरा यहाँ भोज खाए हम गए हैं तो हमरो यहाँ भोज खाना तुम्हारा जरूरी है कि नहीं, तो ये आयनों का इंटरचेंज हो गया। तो ये क्या लगा, उभय विस्थापन। उदासीनिक और अवक्षेप, अवक्षेप में कुछ नहीं होता है, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो वो क्या करता है, एक जो है गाढ़ा कलर का अवक्षेप प्राप्त करता है, जिसको हम क्या करते हैं, तीर के निशान से नीचे डाल देते हैं, गैस निकालेगा तो ऊपर डाल। बात समझ में आ रहा है? आगे हम लोग देखें, आगे अगर देखा जाए तो आगे हमारा जो है उदासीनीकरण है। तो उदासीनीकरण कुछ नहीं होता है, जब अम्ल भस्म मिलकर जो है लवण और जल का जो है निर्माण कर देता है, उदास हो जाता है, उदासीनीकरण। जिसमें किसी भी प्रकार का जो है न खट्टा का जो है स्वाद होता है, न कड़वा का स्वाद होता है।
उदास हो गया, न्यूट्रल हो गया। वही देखे उपचयन अपचयन होता है, तो किसी में हाइड्रोजन का जो है ह्रास होता है, तो किसी में ऑक्सीजन का जो है ऐड होता है, उपचयन अपचयन। यही जब दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा ना, तो और जो है बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए संयोजन अभिक्रिया हम लोग सबसे पहले देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलता है ना, एक साथ मिलता है, तो वह जो है एक नए पदार्थ का जो है उत्पादन करता है, जिस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम करें जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक नया निर्माण हो गया कि नहीं। उसी तरह मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन का जो है रिएक्शन के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है आपका ये ऑक्सीजन मिलाइए तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना जी। SO2 में जो है आपका ये ऑक्सीजन मिला दीजिए, जो ये जो है गया SO2 SO3 हो गया। इस प्रकार से जो है आपका संयोजन अभिक्रिया खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं। आगे है आपका वियोजन अभिक्रिया। आ जाओ, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिट है, अपघटन इसको कहते हैं। सर आएंगे थोड़ा देर में, ठीक। आकर बैठना चाहो तो बैठ सकते हैं। आगे देखिए वियोजन अभिक्रिया है, तो इसमें वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल पदार्थ होता है ना, एकल पदार्थ होता है। और उस एकल पदार्थ में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा, उष्मा के द्वारा या फिर ताप के द्वारा हम क्या करते हैं, उस एकल पदार्थ को वियोजित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। एक से अधिक भागों में हम लोग क्या करते हैं, परमाणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे हम क्या किए, सबसे पहले हम लोग वियोजन ले लेते हैं उष्मीय वियोजन द्वारा। यहाँ पे उष्मीय वियोजन अगर देखें हम लोग, तो देखिए तो अगर हम फेरस सल्फेट को लेते हैं, FeSO4 को जब हम लेंगे, FeSO4 को लेंगे और इसमें क्या करेंगे, उष्मा देंगे, यानी कहे तो ताप, यानी आगी देंगे। जब गर्म करेंगे तो ये जो है Fe2 और O3 में आ जाएगा, और उसके साथ साथ एक और पदार्थ बनेगा SO2 और SO3, जो तीनों को मिला के SO5 भी बोल सकते हैं आप, है ना। ये आपका हो गया वियोजन का पहला एग्जाम्पल। इसी तरह CaCO3 है, पॉलीचूना, जो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जब गर्म करते हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, थोड़ा सा जो है CaO छोड़ता है ना, यानी अवक्षेप के रूप में। उसी प्रकार KClO3 है ना। KClO3 में जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उस प्रकार से जो है KCl और प्लस ऑक्सीजन जो है निकलता है हमारा। उसी प्रकार से वियोजन आपका जो है दूसरा वियोजन तरीका क्या है, वियोजन का दूसरा तरीका क्या है, समझ। अब विद्युत देते हैं हम लोग। जब क्या कीजिएगा, आप जल में विद्युत को दीजिएगा, तो एक कैथोड और एक एनोड जब डालिएगा ना, अंदर डालिएगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो उसमें जब डालिएगा ना, तो हमारा जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब मिल के बना है, तो हाइड्रोजन पर एक जो है कैथोड पर चल जाएगा, एक जो है एनोड पर चल जाएगा, यानी ऑक्सीजन एक ओर ही चल जाएगा और हाइड्रोजन एक ओर ही हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे हम एक बनाते हैं गिलास, इस गिलास में हम क्या किए, कैथोड डाल दिए, कैथोड का एनोड का छड़ डाल दिए, एक प्लस एक माइनस। आई जो है हमारा विद्युत है, विद्युत का एक तार है ना, ये विद्युत का तार है। जब इसको हम विद्युत दिए, पानी में दिए विद्युत, तो ये जो है एक हाइड्रोजन बैठेगा, एक जो है ऑक्सीजन बैठेगा, एक जो है कैथोड पर बैठेगा, एक जो है क्या होगा, एनोड पर बैठेगा। बस समझ, यानी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत के द्वारा वियोजित हो गया कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं, यही उदाहरण है। फिर चलते हैं अगला हम लोग। फिर नमक को ले लीजिए, नमक को क्या कीजिए, उसमें विद्युत दीजिए, तो वो जो है Na+Cl2 यानी Na+ और Cl- में जो है परिवर्तित हो जाएगा, दो भाग में जो है बढ़ जाएगा। उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड को देख लीजिए, ये भी जो है एल्युमिनियम और CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में जो है बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये जो है हो गया आग का दो एग्जाम्पल हो गया, उष्मीय और विद्युत। आगे देखते हैं, कमर दुखा गया। आगे देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो भी क्रियाशील ज्यादा है, जैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सब होता है ना।
तो इसमें जो सबसे ज्यादा किसी भी अभिक्रिया में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा जो है क्रिया करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा, वो जो है वहां पे राज करेगा। बात समझ रहे? जैसे हम मान लिए कि Fe प्लस का किए CuSO4 लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 लेते हैं, तो देखिए था Fe प्लस CuSO4 एक साथ है, और Fe जो है Cu से ज्यादा क्रियाशील है। तो Fe जो है Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसमें गया आई जो है Cu को जो है लतिया गया, बाहर निकल गया कि नहीं? बाहर निकाल दिया ना, कहा कि जाओ तुम्हारा जो है इसमें दाल नहीं गलने वाला है। और ई जो है इसके साथ मिलके FeSO4 बना दिया और Cu को जो है लतिया के बाहर निकाल दिया। तो ये कची कला है? एकल विस्थापन, माने एक गोरा का विस्थापन हो रहा है। अब वही द्वि विस्थापन आएगा तो दो गोरा का विस्थापन होगा, सिर्फ आयनों का चेंज हो जाता है, प्लस माइनस इधर होगा, ठीक है, इंटरचेंज होता है। तो एक और एग्जांपल देते हैं, किसी खुशहाल जिंदगी में जब थर्ड पार्टी का जो है एंट्री होता है, ठीक है, तब पहले से रह रहे व्यक्ति को ज्यादा पैसा वाला के द्वारा लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है, और वो पहले से रह रहे व्यक्ति बाहर निकल गया, और उसके बाद जो ज्यादा पैसा वाला है, ज्यादा क्रियाशील है, वो जो है जो पहले से रह रहा था उसके साथ जो है संयोग करके एक जो है यौगिक का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पे जैसे Cu है ना, Cu ज्यादा क्रियाशील है, तो Cu जो है NO के साथ मिल गया, और Ag जो है कम क्रियाशील है, भाई इसको लात मार के इधर बिलगा दिया। कहाँ गया जी? इसको बिलगा दिया। जैसे इसको ई उल्टा दिया है कि ना, ई जो है साथ में है ये अभिक्रिया, इसको दूसरा समझाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे एक जो है ये पूरी तरह से खुशहाल, हाँ कौन है बाहर, कौन है? सर आ रहा है, थोड़ा देर में रुको ना। तो यहाँ पे देखिए था, यहाँ पे 2Ki है, उसके बाद जो है आपका Cl2 है, यानी क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन जो है अभिक्रिया कर रहा है Ci में, ठीक है। तो K के साथ जो है क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। दोनों दोसवा जो है धनिक धनिक दोसवा जो है Cl धनिक है, आईओ जो है धनिक है, दोनों को क्या कर रहा है? दोस्ती कर ले रहा है, और आई को जो है कम गरीब है उसको मारा लग के इधर भी लगा दे रहा है। देखिए तो KCl बना दिया कि नहीं। और आई जो थो कम क्रियाशील था, आयोडाइड कम क्रियाशील था, तो उसको जो है बाहर निकाल दिया कि नहीं। आज जो क्रियाशील है उसके साथ जो है रिएक्शन कर रहा है कि नहीं, है ना जी। तो ये कथी कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कथी कहेगा? एकल विस्थापन, माने इसमें जो है एगो का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, ये भी एक यौगिक है। तो जेडिन के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें जो है घुसा जाता है, माने ई एक जो है क्या है? ये एक खुशहाल जिंदगी है, इसमें जो है थर्ड पार्टी का जो है एंट्री हो रहा है ना। और थर्ड पार्टी का जो है एंट्री हो रहा है, और जेडेन जो है SO4 के साथ मिल जा रहा है। अब पहले से जो लड़कावा रह रहा है इसको जो है मार लाद के बिलगा दे रहा है भागों ने, है ना जी। तो कसी कहला रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए उभयनिष्ठ या द्वि विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता कुछ नहीं है, आयनों का सिर्फ चेंज होता है। बात समझ रहे हैं? आयनों का चेंज होता है, मतलब इधर प्लस है तो उधर माइनस वाला को दे दो, उधर माइनस है तो उधर प्लस वाला को दे दो, माने आयन का खाली चेंजिंग होता है बस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देख लिया जाए, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए। जैसे Na लिए हैं, ठीक, Na प्लस Cl माइनस, AgNO3 लिए हैं, Ag प्लस NO3। देखिए तो दोनों माइनस प्लस है कि नहीं, प्लस माइनस है कि नहीं, है ना। अब देखिए Na देखते हैं, इधर देखिए, इधर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। जैसे देखिए तो Cl माइनस यहाँ पर है माइनस, अब Ag प्लस है कि नहीं, Ag प्लस है, इधर Na प्लस है, NO3 माइनस है। तो ई जो है यहाँ पे देखिए था आयनों का चेंज हो रहा है कि नहीं। Na जो है Cl के साथ मिल गया कि नहीं, Na जो है Cl के साथ मिल गया है कि नहीं। कहाँ गया जी? AgCl, NaCl, एक मिनट,
ये जो देखिए प्लस वाला है, प्लस वाला माइनस केने है, माइनस एगो यहाँ पर है, सॉरी प्लस है, ये माइनस है, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पर Na जो है, Na प्लस में है, NaCl AgCl ई प्लस, इसको हम कहा कि इसमें मिला देते हैं प्लस और माइनस से, इसको जो है इसमें मिला देते हैं प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से हो गया। एक प्लस और माइनस से मिला दिए, एक माइनस और प्लस से मिला दिए, तो देखिए तो NaNO3 हो जाएगा, ये प्लस है आई माइनस है, तो NaNO3 हो जाएगा, AgCl होगा, है जी, AgCl है, NaNO3 है, देखिए था। फिर उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, NaOH H2SO4, NaOH H2SO4, तो Na को जो है हम सॉरी SO4 से कर दिए, Na को SO4 से कर दिए, और यहाँ पे जो है इसको जो है H2 को OH के साथ मिला दीजिए, आप समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रो, यहाँ पे दो ना है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो है, एगो यहाँ पर है, तो दो गो एगो तीन गो हो जाएगा ना, तो एगो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे OH यानी ये जो है आपका जल का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक, एक मानिए इसको, ठीक है, तो जल का निर्माण कर दिया। उसी प्रकार अगला देखिए, Na2SO4 है, तो Na जो है ज्यादा क्रियाशील है, Na प्लस में रहता है, ये माइनस में रहेगा ना, Cl माइनस में होता है, आई प्लस में होता है, तो हमको प्लस से माइनस और चलना था, Na से BCl2 में चलना है, SO4 से Ba में चलना है, तो NaCl है, देखिए तो NaCl है यहाँ पर, इधर तो NaCl है, देखिए तो यहाँ पर, उसके बाद देखिए था BaSO4 है, तो यानी Na प्लस है, आई माइनस है, Ba प्लस है, ई माइनस है, तो प्लस वाला को माइनस से, अब माइनस वाला को प्लस से मिला दीजिएगा, तो ये आपका आयनों का चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, ये जब आयनों का चेंजिंग हो रहा है तो ये कथी कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका कहला जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट मार के आप देख लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप माने अवक्षेप में होता है कि कोई पीपीटी के रूप में आपका, माने पीपीटी प्रिसिपिटेट नहीं चल रहा है जी, पीपीटी के रूप में आता है प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप के रूप में। देखिए आता कैसे है, इसका उदाहरण ले लेती है NaCl और AgNO के लेते हैं, ठीक, AgCl और AgCl सॉरी NaCl प्लस AgNO3 लेते हैं, जब दोनों का कॉम्बिनेशन कराइएगा, मिलाइएगा एक साथ, तो अवक्षेप के रूप में आपको AgCl मिलेगा, और उसके बाद NaNO3 आपका जो है अलग मिलेगा। तो अवक्षेप के रूप में कौन मिला, AgCl मिला। कब मिला है, जब NaCl को हम क्या किए हैं, AgNO3 में कॉम्बिनेशन करें, मिलाए हैं। उसी प्रकार देखिए CuSO4 में क्या किए हम, BaCl2 मिलाए, तो आपको BaSO4 जो है अवक्षेप के रूप में मिल गया। जब अवक्षेप मिलेगा ना तो ऐसे तीर देंगे, जब गैस मिलेगा तो ऐसे तीर देंगे, ध्यान रखिएगा, ये बार बार बता रहे हैं। उसी प्रकार जो है उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण में न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, इसमें होता है कि एक अम्ल जो है भस्म के साथ मिल रहा है, और उसके साथ मिलकर जो है लवण का निर्माण कर दे रहा है। बात समझ रहे हैं, जल का निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा, कैसे देखिए। क्षार क्या होता है, तो क्षार देखिए, जब भस्म जो है जलीय विलय में रहे ना तो उसको क्षार कहते हैं। क्षार और भस्म एक ही है, लेकिन जब भस्म जो है क्षार सॉरी जलीय विलय में रहे तब क्षार कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। HCl देखिए यहाँ पे HCl पढ़िए ना आप, HCl प्लस NaOH, ठीक, जब इसको जो है आप मिलाइएगा, एक जो है आपका अम्ल है, एक जो है आपका भस्म है, तो NaCl आपको जो है उत्पाद के रूप में मिलेगा, जो नमक है हमारा, नमक यानी लवंग है, नमक लवण है, और H2O जो है आपका क्या है, जल है। तो नमक जल मिलाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, तो उदासीनीकरण का यही फॉर्मूला होता है कि जब अम्ल और भस्म मिलेगा ना तो न्यूट्रलाइज करके उसको जो है एक लवण के रूप में, एक जल के रूप में आपका उत्पाद बना देगा। ये हो गया। अगला देखिए, आप देखते हैं, अब देखिए अपचयन और उपचयन दे रहा है, तो अपचयन में होता कुछ नहीं है, इसमें जो है हाइड्रोजन का जो है, अपचयन में हाइड्रोजन का ऐड होता है यानी योग होता है, और उसमें जो है उपचयन में जो है ऑक्सीजन का वियोग होता है, सॉरी ऑक्सीजन का जो है ऐड होता है। इसमें हाइड्रोजन का ऐड होगा, उसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का ऐड होगा किस में, अपचयन में, लेकिन हाइड्रोजन का वियोग किस में होगा, उपचयन में। लेकिन अगर डायरेक्ट याद रखना है तो आपको याद रखना होगा कि अपचयन में हमको जो है
हाइड्रोजन को जो है ऐड करना है, हाइड्रोजन को जो है आपको ऐड करना है, और उपचयन में जो है आपको ऑक्सीजन को ऐड करना है। लेकिन अगर इसी का विपरीत कर दीजिएगा तो याद रहेगा आपको, हाइड्रोजन एक में ऐड किया जाए तो वो जो है अपचयन, अगर वही हाइड्रोजन का जो है रिमूव किया जाए तो वो हो जाएगा आपका उपचयन, याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे COO+H2 लेते हैं, उसमें से लीजिएगा तो देखिए तो इसमें से जो है O2 का ह्रास हो रहा है कि नहीं, CuO साथ में ना था जी, सल्फेट ऑक्साइड साथ में ना था, तो इसमें Cu बच गया, वो जो है भाग गया, वो जो है इसके साथ मिश्रण कर लिया, इसके साथ जो है योग कर लिया, तो ऑक्सीजन का जो है रिमूव हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ तो समझिए कथी है, अपचयन है। अगला देखिए, इसी में देख लिया C+O2 यानी इसमें जो है ऑक्सीजन का जो है ऐड हो रहा है, तो CO2 बन रहा है कि नहीं, जब ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो समझिए अपचयन। अगला देख लीजिए, फिर इसमें देखते हैं P4+5O2 देख लेते हैं, जब ई देखिएगा तो देखिए तो इसमें PO4 है और 5O2 है, तो ई जो है आपका एक प्रकार का पदार्थ उत्पाद के रूप में 2PO5 बना रहा है कि नहीं, 2P2 ये जो संतुलन है 2P2O5 बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो है ऐड हो रहा है कि नहीं, देखिए तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं, इसमें जो है हाइड्रोजन का जो है रिमूव हो रहा था कि नहीं, इसमें देखिए तो हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा था, ऑक्सीजन का जो है ऐड हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक जो है अभिक्रिया हमारा आ गया, एक जो है अभिक्रिया है हमारा यौगिक है, ये अभिक्रिया में एक यौगिक लेते हैं ZnO यानी जिंक ऑक्साइड साथ में है, जिंक ऑक्साइड साथ में है, और ई जो है क्या कर रहा है, टूट के जो है कार्बन के साइड जो है, कार्बन के साथ जो है मिश्रण करके कार्बन मोनो बना दे रहा है। तो इसमें से देखिए तो ऑक्सीजन का रिमूव हुआ कि नहीं, तो हम बताए ना जब रिमूव होगा तो अपचयन, और जब ऐड होगा तो उपचयन, ऐड होगा तो उपचयन। देखिए तो यहाँ ऐड हो रहा है तो उपचयन है, ऐड हो रहा है तो उपचयन है, और रिमूव हो रहा है तो कथी, अपचयन है। अगर यही प्रक्रिया अगर दोनों एक साथ हो जाए, जैसे CuO को लेते हैं, CuO+H2O लेते हैं, CuO+H2O लेते हैं, तो CuO में देखिए तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है कि नहीं, ऐड है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का देखिए था, सबसे पहले CuO लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, तो एगो में देखिएगा ये जो ऐड है पहले से ऐड है, ये देखिएगा रिमूव होगा, इसमें जो है ऑक्सीजन ऐड होगा, तो एक रिमूव भी हो रहा है, एक ऐड भी हो रहा है, तो यानी ऑक्सीजन का ऐड भी हो रहा है और ऑक्सीजन का जो है सॉरी हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जो है ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जो है Cu में से जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का एक ओरी रिमूव हो रहा है, एक ओरी जो है ऐड हो रहा है, ऐड रिमूव दोनों चल रहा है, प्रक्रिया दोनों एक साथ चल रहा है ना। जब हम बोले ना ऑक्सीजन ऐड हो तो उपचयन कहलाएगा, हम बताए जब ऑक्सीजन जो है रिमूव हो तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये प्रक्रिया तो दोनों हो रहा है, यहाँ पे जो है रिमूव हो रहा है, कलर लेते हैं, यहाँ पे जो है रिमूव हो रहा है और यहाँ पे जो है ऐड हो रहा है, H2O हो रहा है ना, देखिए ना यहाँ पर H2O हो रहा है, H2O बन रहा है कि नहीं, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें से जो है वो हट रहा है, तो Cu बन रहा है, रिमूव हो रहा है कि नहीं, ये हो गया आपका क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में हम लोग जो है दहन और ज्वाला का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को अगर जलाना चाहते हैं, हम पहले ही बता दिए हैं आपको कि हमको 3 पोजीशन मालूम होना चाहिए, जैसे H2+O ये बनाता है H2O, तो ये जो है जलने वाला है, ये जो है जलाने वाला है, आई जो है बुझाने वाला है ना, यानी जल से आग को बुझाएंगे ना, ये जलाने वाला है, जल ना बुझ लेगा, जल से आग को बुझा देंगे, ऑक्सीजन के आग को जला देंगे, आई जो H2 हाइड्रोजन है ये तो जलने वाला है, ये जो है फेंकिएगा ना पानी में आवाज करता है, इसी से हाइड्रोजन बम वगैरह बनता है। तो इसका प्रयोग होता कैसे है, देखिए सबसे पहले 1 नंबर में दे रहा है भोजन का पचना, तब भोजन का पचना कुछ होता नहीं है, HCl का सब कमाल होता है,
ध्यान रखिएगा। ACl का जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे चावल आम वगैरह खाते हैं, आलू वगैरह, इस ब्रेड वगैरह ये सब खाते हैं, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बड़ी मात्रा में होता है। इसको पचाने के लिए जब खाएंगे खाएंगे तो ये जो है जाएगा, स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो इसको पचाने के लिए HCl जरूरी होता है। क्या चीज जरूरी होता है? HCl जरूरी होता है। तो ये HCl जो है पचाता है, पचाने के बाद जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज का रूप लेता है। वो ग्लूकोज जो है छोटा छोटा महीन कण में क्या होता है, आपके जो है खून में, आपके जो है खून में जो है मिश्रित हो जाता है। मिश्रित होकर जो है पूरा तरह से ऊर्जा प्रदान कर देता है और आपका पेट भी भर देता है। तो ये दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हो गया। उसी प्रकार भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, तो दुर्गंधित होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आप तेल और वसा है, तो वो जो है वायु के साथ जो है कॉम्बिनेशन कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, और उसके साथ मिल के जो है उस खाना को खराब करके दुर्गंधित कर देता है, यानी उसमें भी रिएक्शन होता है। तो इसके लिए आपका बचाव करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट एक जो है एसिट्रिक अम्ल और लेसिथिन कुछ करके है पदार्थ, अम्लीय पदार्थ है, यानी एंटीऑक्सीडेंट है सिट्रिक अम्ल। इसको लीजिए और क्या कीजिए, डालिए, नहीं होगा। जैसे अचार हम लोग बनाते हैं, तो अचार में देखिएगा उसमें जो है अम्लीय गुण पाया जाता है अचार में, तो उसमें जो है उसको बचाने के लिए तेल डाल दिया जाता है, ताकि वो जो है 3 साल 4 साल चले। तेल डाल दीजिए, और वे तेल नहीं डालिएगा ना तो भूआ जाएगा वो। बात समझ रहे हैं? और हमेशा बंद करके रखते हैं ढक्कन, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन जाएगा, तेल आप डाल भी दिए हैं फिर भी थोड़ा सा भी ऑक्सीजन जाएगा, वो भूआने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही होता है। जैसे सिरका हम लोग अचार बनाते हैं, अचार को ही सिरका कहते हैं। तो इसको बचाने के लिए फ्रिज में आपको डालना था, फ्रिज में डालिए। चाहे एंटीऑक्सीडेंट बनाना है तो इसको कर दिए, चाहे वायु रोधक जो है आप कोई बर्तन में या फिर कोई भी पदार्थ हड़िया बर्तन में रख सकते हैं। बात समझ रहे? संक्षारण, संक्षारण कुछ होता नहीं है, ये जो है धातु के साथ, वायु के साथ ऑक्सीजन को, जैसे धातु हम रखे हैं उसके साथ जो है ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करके संक्षारित कर देता है। जब संक्षारित करेगा, जैसे हम क्या करते हैं, लोहा को ले लीजिए, जैसे लोहा को ले लीजिए, लोहा को लीजिएगा तो लोहा के साथ अगर ऑक्सीजन जो है मिश्रण करता है तो फेरस ऑक्साइड बना देता है कि नहीं, और धीरे 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 जो है आपका रंग में चेंज करने देता है कि नहीं, तो रंग में यानी रेडिश रस्ट कलर का बना देता है कि नहीं। उसी पर कॉपर को ले लीजिए, कॉपर को क्या कीजिए, ऑक्सीजन से कराइए तो अब, चाहे पानी से कराइए तो अब आपके ऊपर है। तो पानी से हम कराते हैं, मान लीजिए पानी से कराते हैं तो ये भी जो है थोड़ा संक्षारित हो जाएगा। संक्षारित का मतलब ही होता है, संक्षारित का मतलब होता है कि उसमें हरासन, कमी आना, मजबूत है उसको कमजोर करना। जैसे हम लोग लोहा को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि संक्षारित ना हो, संक्षारण ना हो। समझ? तो Cu में जो है हम क्या किए, H2 डालते हैं तो संक्षारित हो जाता है, ऑक्सीजन डालिए संक्षारित हो जाएगा। तो वो जो है एक प्रकार का रंग तैयार करता है, ब्लूइश ग्रीन। कौन रंग तैयार करता है? ब्लूइश ग्रीन। तो अगर संक्षारण को रोकना है तो पेंट कीजिए, पेंट करिएगा, सब रुक जाएगा। अगला देखिए आपका दहन वगैरह है, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को नाइट्रोजन में जलाकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। हम कहें आपको, बताइए, हम ऑक्सीजन के जो है उपस्थिति में ही आग जलाते हैं। हम कहें कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में हमको जो है नहीं जलाना है, आग नहीं जलाना है, तो क्या जल पाएगा? यह संभव बात है, लेकिन साइंस में ये चीज संभव है। क्लोरीन को क्या कीजिए, भरे जार में रख दीजिए और मोमबत्ती जला दीजिए, आराम से जो है वो जो है जलने लगेगा, उष्मा देने लगेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए एक होता है दहनशील, अगला दहनशील, एक अदहनशील। मतलब जो दहनशील मतलब जो आग लग जाए उसमें, अदहनशील मतलब जिसमें आग न लगे। तो दहनशील पदार्थ में जैसे ऑक्सीजन की मात्रा में जो है आग लग जाए, जैसे मान लिए कि हम लकड़ी लिए तो लकड़ी में जल्दी आग लग जाएगा, पत्थर लिए पत्थर में जल्दी आग नहीं लगेगा, तो वह दहनशील होगा और लकड़ी दहनशील हो गया। बात समझ में गया? चलिए आगे देखते हैं। ज्वाला, ज्वाला का मतलब आपको फ्लेम होता है। जैसे आप लोग जो है मटिया तेल जलाते हैं, मटिया तेल जलाते हैं, तो मटिया तेल जलाते हैं तो उसका जो जब जलता है ना तो वो वाष्प देता है, वाष्प कैसे देता है, वाष्प। अब देखिएगा उसके जो है, जैसे मान लीजिए कि हम एक मोमबत्ती बनाए, तो ये जो है इतने अंदर में
फ्लेम देता है, इतने अंदर में आपका जो है रोशनी देता है। ये रोशनी जो है धीरे धीरे फिर रिक्त स्थान होता है, समझ रहे हैं। ये सब जो है आप रटने वाला है, ये सब पढ़ लीजिएगा, समझाने वाला कोई चीज नहीं है। आगे देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस सब जानता है, जीवाश्म माने कोयला, पेट्रोल, बायोगैस, ये सब जानता है। ये जो है आपको भूगोल में भी पढ़ने को मिलेगा, बात समझे। तो पेट्रोलियम गैस देखें हम लोग, इसमें ब्यूटेन और एथेन जो है बढ़िया तरीका से मिला होता है, लेकिन सबसे अगर बढ़िया काम किया है तो ब्यूटेन करता है। सबसे मुख्य रूप से काम करता है तो कौन करता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सबसे भाग उसका जो है सबसे ज्यादा जो है ब्यूटेन का ही भाग होता है उसमें, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे हम लोग जो है एलपीजी गैस लेते हैं, एलपीजी गैस लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो है गैस के रूप में होता है, लेकिन उसको इतना ना हाई प्रेशर दिया जाता है कि वो द्रव में जो है द्रवीभूत हो जाता है, द्रव में द्रवीभूत हो जाता है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं।